ओके। तो गाइज सुबह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझाया था कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है पॉइंट का, है ना। आपको वो सब समझ में आया है? Yes, sir. ओ Yes, yes, sir. ओके Yes, ओके ओके। तो बेटे अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में, ये जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट में जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड ओरिजिन को लेके जो फर्स्ट ऑक्टेंट बना हुआ है, इसमें अगर कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई जेड है, तो एक्स क्या है ना, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई जेड प्लेन, है ना, वाई जेड प्लेन, ये डिस्टेंस। yes, sir. ओके, ये डिस्टेंस है ना, वाई जेड प्लेन डिस्टेंस, ये लेंथ एक्स है। अच्छा, एंड व्हाट इज इट्स हाँ, तो इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्स प्लेन हो क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना, जेड, So why हाँ coordinate? बस। और इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन क्या होगा, इसका Sir, Z. हाँ जेड कोऑर्डिनेट, है ना, इसीलिए इसका ओके। और हमने क्या लगाए थे कि अगर एक पैरेललो पाइपेड ऐसे बना दे, पैरेललो सॉरी क्या होता है ये, पैरेललो पाइप्ड, हाँ पैरेललो पाइप्ड अगर बनाते हैं, Yes, मतलब पॉइंट पी के थ्रू अगर हम अगर हम प्लेन बनाते हैं, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, 3 प्लेन अगर ये पॉइंट के थ्रू हम बनाते हैं जो कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के साथ पैरेलल होके, जेड एक्स प्लेन के साथ पैरेलल होके एंड एक्स वाई प्लेन के साथ पैरेलल होके अगर ऐसे 3 प्लेन बनाते हैं थ्रू पॉइंट पी, तो ये प्लेन्स, 3 प्लेन्स जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को ये 3 पॉइंट पर कट करते हैं, ए बी सी। और ये जो पॉइंट बी है वाई एक्सिस पर है, और ये लेंथ भी क्या होने वाला है, वाई होने वाला है ना, याद है ना, ये वाई होने yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये लेंथ एक्स होने वाला है और ये लेंथ जेड होने वाला है। Okay. ठीक ठीक है, चलो ओके। अब बेटे सवाल में आपको 1 मार्क का सवाल ऐसा पूछ लेता है कि अगर मैं पॉइंट पी से अगर मैं एक्स वाई प्लेन के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जैसे कि एक परपेंडिकुलर है फ्लोर के प्रति, तो उसका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट एम, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट पूछेगा। पहले तो बेटा बताओ, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जितने सारे पॉइंट है सबका जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे, है ना। Yes, sir. एक्स वाई प्लेन के Yes, ऊपर sir. है मतलब कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन पर है उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस। अच्छा, और बाकी उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वही रहेगा, है ना, वही एक्स वाई रहेगा। Yes. क्योंकि अगर हम पॉइंट एम को देखें कि पॉइंट एम का जेड एक्स प्लेन से अगर डिस्टेंस मेजर करें, पॉइंट ए में से अगर हम जेड एक्स प्लेन के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये डिस्टेंस मेजर करें, ये वही वाई आने वाला है ना। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए पॉइंट एम का जो वाई कोऑर्डिनेट वही वाई रह रहा है। उसी तरह हम अगर पॉइंट ए में से अगर वाई जेड प्लेन के प्रति अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये लेंथ भी वही एक्स आने वाला है, दैट इज वाई इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स सेम। सो अगर पॉइंट पी से हम एक्स वाई प्लेन के प्रति अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसका फुट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, एक्स वाई, खाली जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। बिल्कुल उसी Yes, तरह बेटे पॉइंट पी से अगर हम एक्स जेड के प्रति परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी सेम रहेगा, है ना, क्लियर। अच्छा, yes, sir. Yes, sir. और अगर बेटे वाई जेड के प्रति परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसका Yes, एक्स sir. कोऑर्डिनेट 0 होगा, Yes, sir. लेकिन वाई जेड वही रहेगा। तो ये एक 1 मार्क का सवाल आपको पूछ देता है, तो आई होप आप ये कर पाओगे। Yes, sir. ओके ओके। अब आते हैं अच्छा, आप शायद फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दिए हो नहीं। अच्छा Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस, ऑक्टेंट पहचानना भी आपको सिखा दिया था। अच्छा, तो अभी देखते हैं बेटा डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन अननेसेसरी नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, मैं किसी एक्स्ट्रा क्लास में समझा दूंगा, खाली हमें फार्मूला की जरूरत है। जैसे ही 2D में डिराइव किए थे, उसी तरह आप अगर बुक को देख के भी खुद से डिराइव कर सकते हो, जो जिसका दिमाग थोड़ा चलता है खुद से अप्रूव कर सकता है देख के। तो हमें बस फार्मूला की जरूरत होगा यहाँ पर कि बेटा अगर मेरा मतलब ये स्पेस में अगर 2 पॉइंट है पी क्यू, अगर P का कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, और अगर Q का कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 है, तो ये पॉइंट P एंड पॉइंट Q को अगर जोड़ दे, जो लाइन सेगमेंट बनता है PQ, उसका लेंथ
वो क्या होगा ना, पी क्यू के बीच में डिस्टेंस, और उसका फॉर्मूला पूरा 2D के फॉर्मूला की तरह ही है। बड़े याद करो, 2D में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट था x2 y2। वो 2D में था इसलिए दो दो कोऑर्डिनेट थे, इसका दो, इसका। इनको डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट ओवर। या फिर आप चाहो तो इसको x2 माइनस x1, इसको y2 माइनस y1 कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर खाली एक z जुड़ेगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खाली एक z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर जुड़ेगा। तो आई होप आप ये फॉर्मूला बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके। अब बेटा इधर से एक बात आता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि बेटा ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में जिसका x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y, z कोऑर्डिनेट z हो, एनी पॉइंट, उसका अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो अननेसेसरीली बार बार इसको नहीं लिखेंगे, हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटे, यहाँ पर x1 के जगह x और x2 के जगह 0, y1 के जगह y, y2 के जगह 0, z1 के जगह z, z2 के जगह 0। तो अगर फॉर्मूला में डाल दे तो ऐसा हो जाएगा x1 माइनस, देख रहे हो ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. एंड ऑब्वियसली x माइनस 0 क्या होता है, x, तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। तो कोई भी पॉइंट Yes. का कोऑर्डिनेट अगर x y z है तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ये है। और ऐसा ही चीज हमें 2D में ही पढ़े थे कि 2D में अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y है तो उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होता है, x स्क्वायर प्लस y। वेरी गुड, गॉट इट, ओके। Yes, sir. Yes, sir. बस अब आते हैं ये एग्जाम्पल पे। उसने बोला है कि सो दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल ऐसे ही सवाल 2D में किए थे, है ना, 2D में किए थे। बेटा पहला बात है, राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए उसको पाइथागोरियन रूल मानना पड़ेगा, मतलब दो जो लेग होते हैं उनका स्क्वायर का सम शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, है ना। तो पाइथागोरियन रूल अगर ओबे करता है तो हो गया राइट एंगल। फिर आइसोसेलेस भी बोला है, मतलब दो साइड को इक्वल भी होना पड़ेगा, है ना। तो Yes, sir. तो आप ए बी बी सी एस सी साइड का लेंथ निकाल देना, फॉर्मूला लगा के निकाल देने का। देखो दो लेंथ इक्वल आ रहे हैं ए बी सी, इसका मतलब आइसोसेलेस प्रूव हो गया। फिर देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर के साथ आ रहा है, बराबर आ रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर एस सी का स्क्वायर, इसलिए राइट Right एंगल हो angle. गया, है ना। वेरी गुड। Yes, sir. तो आप खुद ये सवाल आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में ये Yes, सवाल होंगे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. एग्जाम्पल 3 कोलिनियरिटी। अभी देखो आपको याद होगा कि 2D में 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए हम एक्चुअली में आपको आई थिंक सो कि 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। Yes, sir. 3 या फिर भूल गया मैं भी, 4 नहीं तो 3। तो एक पढ़े थे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कि अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो मतलब एक लाइन पर रहेंगे और पक्का ए बी का लेंथ में अगर आप बी सी का लेंथ अगर ऐड करते हो तो आपको ए सी का लेंथ मिल जाता है, जो कि यूक्लिड थ्योरी, यूक्लिड का जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे आप 9th क्लास में, यूक्लिड्स का पोस्टुलेट, तो इसको इस्तेमाल करके डिस्टेंस फॉर्मूला में किए थे। और एक था बेटे स्लोप, ए बी का स्लोप शुड बी इक्वल टू बी सी का स्लोप शुड बी इक्वल टू ए सी का Yes, स्लोप, sir. कोई भी दो का स्लोप। और एक था ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल के एरिया 0 करके। लेकिन 3D में अभी 11th क्लास में कोलिनियरिटी चेक करने के लिए सिर्फ आप एक ही रूल अप्लाई करोगे, वो है डिस्टेंस रूल, ठीक है। जब आपको 12th में वेक्टर वगैरह पढ़ाया जाएगा तब आप दूसरे तरह से भी पैरेलल होने का मतलब तरीका निकाल सकते हो, कोलिनियर का तरीका निकाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए डिस्टेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी लेंथ निकालना पड़ेगा, बी सी लेंथ निकालना पड़ेगा, ए सी लेंथ निकालना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई दो का लेंथ का सम क्या तीसरे के लेंथ के साथ बराबर हो रहा है क्या। जैसे देख सकते हो ए बी प्लस बी सी ए सी आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी सी ऐसे कोलिनियर है। क्लियर, प्रूव हो गया कोलिनियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. हाँ। अभी देखो ये एक सवाल
पूरा डिट्टो ये इसी जैसे ही सवाल आपके एनसीईआरटी में है। तो मैं एग्जाम्पल जो आर.एस. अग्रवाल में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप खुद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सको, इसीलिए मैं आर.एस. अग्रवाल से डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। Yes, sir. फाइंड द इक्वेशन। हाँ, एक सवाल यहाँ पर हम एक 1 मार्क का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं इधर उसको लिखता हूँ और आप उसको मुझे बताओगे आंसर क्या होगा। कि बेटे जैसे ही हम पढ़े थे कि जैसे मतलब 2D में एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता था, y इज इक्वल टू 0, है ना। क्यों एक्स एक्सिस इक्वेशन क्यों y इज इक्वल टू 0 होता था? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 हुआ करता था, है ना। Yes, sir. Yes, Yes. sir. y एक्सिस के इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 हुआ करता था, क्योंकि उसके ऊपर सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट 0 होते थे। बिल्कुल उसी तरह बेटे हमारा जो मतलब ये है, मतलब जो 3D है, उसमें भी जो 3 एक्सिस है उनके भी इक्वेशन हम लिखते हैं, और इनका इक्वेशन थोड़ा सा अलग तरह से लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ, स्क्रीनशॉट ले जाओगे, ठीक है, एक्स एक्सिस इन 3D। अब सुनो बेटे, 3D में एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होने वाले है ना, दोनों 0 होने वाले। Yes, sir. तो इसका इक्वेशन क्या होगा पता है? इसका इक्वेशन एक्चुअली एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, कॉमा देके, Yes, ठीक है ना। sir. तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। मेरा बात समझ रहे हो? इक्वेशन sir. ऑफ Yes, sir. y एक्सिस, बेटा y एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो ऑब्वियसली x इज Sir, इक्वल x is equal to 0, z is equal to कॉमा 0. z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, Sir, x is equal to 0, comma y is equal to 0. वेरी गुड। अब बेटे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, है ना। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन। तो मैं इधर लिख लेता हूँ इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। आपको जो मैंने Sir, दिया z था, is equal to 0. जेड इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, क्योंकि उसके ऊपर सारे पॉइंट्स का जेड कोऑर्डिनेट 0 है ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होगा? x is equal to 0. हाँ, क्योंकि उसके ऊपर सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन क्या होगा? y is equal to y 0. equal to 0. वेरी Is to गुड, 0. y is equal to 0. So take the screenshot, एक second, take it. Done? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. ओके, हाँ, ओके। और कौन सा क्वेश्चन, अभी कौन सा क्वेश्चन करते हैं? यस, ये वाला सवाल, एग्जाम्पल 4 देखो। अच्छा, आपको याद है 2D में हम कुछ सवाल किए थे जिसमें बोला था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व का इक्वेशन निकालने के लिए, या फिर कभी Yes, बोला था sir. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। ये सब क्वेश्चन हम करके आए हैं। ओके, इधर उसने क्या बोला है देखो ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distances from this point and this point are equal। अच्छा सुनो मेरे बात, अभी तक मतलब पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो भी पढ़े हैं, इक्वेशन कर्व का जो इक्वेशन बनाते हैं, मैंने बोल रखा था कि कर्व का इक्वेशन होता है उस कर्व का यूनिक रूल, उसी कर्व के ऊपर के सारे पॉइंट्स उसी रूल को फॉलो करेंगे, बाहर वाले पॉइंट उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, और कर्व का इक्वेशन उसका रूल होता है ना, बस। और हमें वो रूल बताना होता है कि वो रूल क्या है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना होता है, क्योंकि अगर हम वर्ड में बोल देंगे तो मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, है ना। अगर मैं वर्ड में बोल दूंगा कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा तो मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, तो उसको इक्वेशन में दिखाते तो समझ में आता है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर 2 पॉइंट है हमारे पास, एक का कोऑर्डिनेट है 3, 4, -5 और एक का कोऑर्डिनेट है -2, 1, 4। वो बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस टू आर इक्वल। मानो ये एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से इक्वल, ये P है और ये Q है। ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से इक्वल है। ये भी एक पॉइंट है, इसका भी डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से इक्वल है। इनका जो मिड पॉइंट होगा इसका भी डिस्टेंस इक्वल होगा। ऐसे ये सारे पॉइंट्स को जोड़ देने के बाद जो कर्व बनेगा वो कर्व का इक्वेशन बताओ।
क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes. ओके। तो कर्व का इक्वेशन निकालने के लिए हम करते क्या है ना, कर्व के ऊपर एक रैंडम या फिर आर्बिट्रेरी या फिर जनरल पॉइंट लेते हैं, है ना, कि लेट दिस बी ए जनरल पॉइंट ऑन दैट कर्व। मानो एक पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो अगर ये पॉइंट उस कर्व के ऊपर है तो उसका तीनों कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिश्ता है, अगर मैं ये निकाल दूं तो मुझे मेरा कर्व का इक्वेशन मिल गया। जरा याद करो, जैसे ही लेट मी जॉग योर मेमोरी, जैसे ही जब हम सर्कल का इक्वेशन निकालते थे हम क्या करते थे कि ये एक सर्कल है, सर्कल का डेफिनेशन बोलता है कि सेंटर से मतलब वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से आर हो, सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कमा के, और वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से आर हो, वो सारे पॉइंट्स को जोड़ देने से जो कर्व मिलता है वो होता है सर्कल। और जब हम सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए जा रहे थे तो क्या किए थे, सर्कल का इक्वेशन मतलब हमें देखना होगा कि ये जो सर्कल के ऊपर जो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में क्या कॉमन रिलेशनशिप है। तो उसलिए हम तो सारे पॉइंट एक एक करके नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट ले जाते हैं कि मानो एक्स कमा वाई इसी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। तो सर्कल के डेफिनेशन के हिसाब से ये पॉइंट का इससे डिस्टेंस आर होने वाला है। तो ऐसे निकल के हम एक्स वाई के बीच में एक रिलेशनशिप निकाले थे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। Yes, sir. और ये जो इक्वेशन निकला था, ये एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकला था। और ये एक्स वाई कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ये सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। इसका मतलब ये इक्वेशन इनफैक्ट ये सर्कल के ऊपर कोई सा भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कॉमन रिलेशनशिप है, उसी को हम बोले थे उसका इक्वेशन। बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पर भी अस्यूम करेंगे कि लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। मानो जो कर्व का इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं, ये जो कर्व का जो इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, ये कर्व मानो उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले जाते हैं एक्स कमा वाई कमा जेड, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट का ये एक्स वाई जेड के बीच में एक इक्वेशन निकाल देता हूँ, एक रिलेशनशिप निकाल देता हूँ, तो ये सिर्फ ये पॉइंट नहीं, क्योंकि ये तो जनरल पॉइंट है, ये कर्व के ऊपर सारे पॉइंट्स के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप निकल जाएगा और वही होगा उस कर्व का इक्वेशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब तो बात खत्म हुआ। तो लेट पी एक्स वाई कमा वाई कमा जेड बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, और ये दोनों पॉइंट का नामकरण कर दिया ए बी, और क्वेश्चन में बोला है कि ये कर्व के ऊपर सारे पॉइंट्स का ये दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना। तो अगर ये जनरल पॉइंट हम उस कर्व के ऊपर लेते हैं तो कंडीशन के हिसाब से इसका भी डिस्टेंस ए बी से इक्वल होना चाहिए, इसीलिए लिखा है देन पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इसी से देखो बेटे एक्स वाई जेड को लेके ये एक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? एक इक्वेशन आ गया। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो एक्स वाई जेड को लेके जो इक्वेशन आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, which is made up of all those points which are equidistant from AB. क्लियर? आगे चले। Yes, sir. अच्छा, ये सवाल आपका बुक का डायरेक्ट सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। यहाँ पर भी वही कर्व का इक्वेशन पूछ रहा है। ऑल दोज पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज 10 यूनिट। मतलब हमें यहाँ पर एक ऐसा कर्व का इक्वेशन निकालना है, वो कर्व उन पॉइंट्स को लेके बना हुआ है जिनका ये दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा 10 आता है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा Yes, हम sir. Yes, sir. तो वही काम करेंगे कि लेट पी एक जनरल पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, लेट पी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट और जनरल पॉइंट और रैंडम पॉइंट ऑन दैट कर्व। तो उस कंडीशन के हिसाब से
उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए मतलब पी ए एंड उसका डिस्टेंस फ्रॉम बी मतलब पी बी, ये दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो ये हुआ है। तो बेटा उसके बाद हम क्या करते हैं, वहीं पर तकलीफ पे आ जाते हैं। देखो सुनो मेरे बात, यहाँ पर जो अभी सीखेंगे ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखना होता है, क्योंकि एंट्रेंस में भी ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाओगे। देखो भाई, अभी देखो बेटे स्क्वायर रूट को हटाना ही हमारा पहला टारगेट है, लेकिन अगर आप ए से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हो तो बुरे फंस जाओगे। देखो बहुत लंबा खींचेगा, इस मतलब यहाँ पर आपको ये ए और ये बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लंबा खींचेगा, और स्क्वायर रूट और भी एक आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट पूरा गायब हो यस जाएगा। सर। हाँ, तो हमेशा क्या करोगे कि एक स्क्वायर रूट को दूसरे तरफ ले जाओगे ना, दोनों में से एक स्क्वायर रूट को, जैसे कि यहाँ पर ये इसको इस साइड में ले गया, देख रहे हो। अभी लेने के बाद अभी स्क्वायरिंग करो, लेने के बाद स्क्वायरिंग करो बेटा। लेफ्ट में ये पूरा पूरा स्क्वायर रूट हट जाएगा, देखो पूरा स्क्वायर रूट गायब। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर आप इसको ए पकड़ लो और ये पूरा चीज को बी पकड़ लो, लिखा है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो इधर 10 का स्क्वायर, यस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू दिस। गॉट इट एवरीबॉडी। बस अभी सर। अभी खाली हमारा काम Yes. क्या करना है बेटे, Yes, सिंप्लीफिकेशन। sir. हाँ, अभी खाली बेटे देखो खाली एक ही स्क्वायर रूट ही बचा, तो अभी क्या करना है पता है ना, खाली सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक साइड में स्क्वायर रूट को रखो और बाकी सबको दूसरे साइड में ले जाओ, ठीक है। मतलब इसको एक साइड में रखो और बाकी सबको सिंप्लीफिकेशन करके उस साइड में ले जाओ। देखो सुनो मेरी बात, इधर क्या होगा देखो बेटे, इधर मैं दिखाता हूँ। ये है ना x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा जब इसको इस साइड में लोगे तो ये हो जाएगा दिस माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। अरे समझ रहे हो ना, देखो प्लस है, यस सर। यस sir. 4ab हो जाएगा। यस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो इसे सिंप्लीफाई देखो, वाई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर कट गया। तो इसे करने के बाद ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। अब क्या करोगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, ये स्क्वायर रूट गायब, क्लियर, ठीक है। Yes. हाँ Yes, sir. मतलब यहाँ पर आपको, हाँ मतलब यहाँ पर आपको 2 बार स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग करने के बाद खाली सिंप्लीफिकेशन करना है और फाइनली जो आपका हुआ दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, उतना ही आपको लिखना है। ओके बस अब आते हैं ये क्वेश्चन में आते हैं। तो आज ही 2D आपका खत्म, ठीक है। ए सॉरी 3D खत्म सॉरी। हाँ ओके, तो आते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि आप सबको उस दिन में आंसर दे दिए थे जब पढ़ा रहा था कि, और ये Yes, सब sir. हम Yes, sir. हाँ, और ये सब हम डिस्टेंस फार्मूला से चेक करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला को लगा के बोलोगे पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल के बीच में क्या अंतर होता है, डिस्टेंस फार्मूला को लेके कैसे हम उनके बीच में डिफरेंस कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। क्या होता है, दोनों में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सही बात है। Yes, So diagonals are not equal in parallelogram. हाँ, यस सर। डायगोनल आर नॉट। बस पैरेललोग्राम में डायगोनल दोनों इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये D1 ये D2 दे आर नॉट इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल में इक्वल हो जाते हैं। यस सर। बस तो यही होता है दोनों के बीच में अंतर। तो अगर मुझे किसी को पैरेललोग्राम चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खाली दिखा देना है होगा कि अपोजिट साइड से इक्वल, काम खत्म। अगर अपोजिट साइड से इक्वल हो गए तो हो गया पैरेललोग्राम। भाई रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है ना। अरे ऑल Yes, sir. रेक्टेंगल्स आर आल्सो पैरेललोग्राम। Yes, sir. Yes. बस बट और पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। हाँ, लेकिन रेक्टेंगल दिखाने के लिए अपोजिट साइड इक्वल दिखाने के साथ साथ डायगोनल को भी इक्वल दिखाओगे। अच्छा, रोम्बस स्क्वायर के बीच में डिस्टेंस को लेके क्या अंतर होता है भाई? Sir, square diagonals are not equal in rhombus. हाँ, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है, चार साइड इक्वल। Sir, all Yes, sides are sir. equal. बस इसमें दोनों डायगोनल नॉन इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, है कि नहीं भाई? काम पर यस सर। ओके, आगे चलते। ओके तो ओके तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको एक इसमें मतलब ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो आपका एक्सरसाइज पे चलते हैं, आपका बुक का एक्सरसाइज पे मैं नहीं करने वाला,
जो देखेंगे हटके सा सवाल उसको देखेंगे, नहीं तो अगर सारे सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर उसी की तरह, तो आप खुद से सब करोगे, है ना। सर यस सेक्शन फॉर्मूला Yes, sir. So midpoint theorem, section formula. अरे हे मैं एक मिनट तो जरा सॉरी हाँ ओके, सेक्शन फार्मूला रह गया है ना। हैं क्या Yes, ऐसे सर ऐसे भूल जाते हैं चीज़ों को, हैं। अच्छा मतलब सर कभी अपने वाइफ को लेकर मॉल में जाएंगे, वाइफ को मॉल में छोड़ के घर को चले आएंगे, नहीं क्या बोलते हो? yes sir, yes sir, हम्म, ठीक है ओके चलो सेक्शन फार्मूला करते हैं। अच्छा सेक्शन फार्मूला बिल्कुल मतलब 2D का सेक्शन फार्मूला की तरह ही है, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? सुनो Yes, yes sir. sir, हाँ Yes, sir. अच्छा आप लोगों में से किसी को तो नहीं लग रहा था ना सर चीटिंग करके छोड़ देंगे? No, sir. हाँ, no No, sir, sir. no हाँ, sir, बस no sir, मैं भूल गया था। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। और बेटे 2D में अगर एक पॉइंट मानो P पॉइंट अगर ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले थे ना, mx2 प्लस nx1 बाई m+n, है ना। yes sir, y कोऑर्डिनेट P का कैसे निकाले थे, P का x कोऑर्डिनेट y को निकाल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, my2 प्लस ny1 m प्लस है। बिल्कुल उसी तरह भाई, खाली 3D में और एक जुड़ जाएगा आपके साथ, z जुड़ जाएगा और कुछ नहीं, खाली एक z जुड़ने वाला है। देखो अगर आपके पास दो पॉइंट है जिनका कोऑर्डिनेट, अगर देखो अगर दो पॉइंट है P इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और एक पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, अगर R एक पॉइंट इनको अगर इंटरनली मतलब R इनके बीच में कहीं पर है ना और डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं इंटरनली बताया था, अगर इंटरनली अगर m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बिल्कुल पूरा 2D की तरह ही mx2 प्लस nx1 m+n, y भी पूरा 2D की तरह my2 प्लस ny1 m+n, z भी पूरा 2D की तरह mz2 प्लस nz1 m+n। अरे समझ रहे हो कि नहीं क्या है इसमें? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगर इसको स्किप भी कर देता कोई प्रॉब्लम होता है? no sir, No, sir. no sir, No, sir. अच्छा यस No, sir. यस सुनो अब आता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो 2D में मैंने बताया था एक्सटर्नल Minus. डिवीजन, यस एक्सटर्नल डिवीजन में खाली क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, है ना। मतलब यहाँ पर mx2 Yes, sir. प्लस nx1 हुआ है माइनस और इधर m-n हो जाएगा, खाली प्लस को शिफ्ट प्लस को रिप्लेस करके वहाँ पर माइनस लगाओगे। और मैंने आपको एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब भी समझाया था। सुनो बेटे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। बेटे अगर R एक पॉइंट PQ को बाहर से डिवाइड करा, मतलब देखो R PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है, वही लाइन के ऊपर है, लेकिन PQ लाइन इस सेगमेंट के ऊपर नहीं है। तो R PQ को अगर m/n रेशियो में डिवाइड करा है एक्सटर्नली बाहर से, तो इसका मतलब क्या होता है ना, PR डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू m/n, बिल्कुल जैसे इंटरनल में होता था। इंटरनल में भी सपोज ये P है और ये Q है और ये एक पॉइंट R है, अगर इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वही होता था PR डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू m/n। अरे समझ रहे हो कि नहीं? इधर पे Yes, sir. Yes, sir. yes sir, खाली ये पॉइंट इधर अंदर है, इधर उनके बाहर है, नहीं तो वही डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली PR बाई Q। तो ऐसा ही सिचुएशन अगर आपको आ गया और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानो है x1 y1 z1 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो R जो कि PQ को m/n रेशियो में डिवाइड करा है। देखो बेटे ये ध्यान रखना, आप PQ बोल रहे हो कि QP बोल रहे हो, क्योंकि ऑर्डर चेंज कर दोगे तो पता है आपको मैं क्या बोलना कुछ कर रहा हूँ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ M P के तरफ और N Q के तरफ ध्यान रखो, हमेशा रहेगा, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे क्रॉस करके हम करेंगे, है ना, mx2 प्लस nx1। अच्छा मेरा समझोगे नहीं? अच्छा लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में खाली प्लस का जगह माइनस, तो ये R का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है,
ना mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, क्लियर? my2 Yes, माइनस ny1 बाई Yes, m sir. माइनस n, mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। कितनों को ये समझ में नहीं आ रहा है? आ गया सबको? ये सब समझ में है Yes, sir. सर, ओके। लेकिन डिफरेंस समझ नहीं है सर। वो जो 2D में बोले अंदर रहता है और वो 3D में बाहर। नहीं नहीं, अरे ना ना, अंदर रहता जब इंटरनल डिवीजन, मतलब पॉइंट पी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और जब बाहर रहता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। पॉइंट आर पी क्यू को एक्सटर्नली मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा है, पी आर बाई क्यू आर इक्वल एम बाई एन। ये बाहर से डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन। ओह, ये जो लिखा हूँ, अरे ये उस टाइम में ये बनाया था, मतलब 2D का समझाने के लिए कराया, बोला था। ये सर समझ गए। अगर जेड कोऑर्डिनेट जोड़ दोगे तो और एक जुड़ जाएगा इधर, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। क्लियर? आगे चले? ओके। Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ, तो देखो बेटे, आपका एनसीईआरटी में ही इंटरनल के Yes, sir. लिए एक्सटर्नल के लिए दे रखा है। अच्छा बात है, मिड पॉइंट बिल्कुल पूरा 2D की तरह। 2D में क्या होता है, अगर एक पॉइंट होता है x1 y1 और एक पॉइंट होता है x2 y2, उन दोनों को अगर जोड़ दे, जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता है? x1 प्लस Sir, x2 x1 plus x. Yes, sir. y1। बिल्कुल यहाँ पर वही, खाली यहाँ पर और एक जेड जुड़ जाएगा। Z1 plus Z2/2. हाँ, खाली एक जेड जुड़ जाएगा, उसका और एक भी कोऑर्डिनेट होगा ना, जेड कोऑर्डिनेट, z1 प्लस z2/2। हेलो, और एक्सपैंड करो Yes, इसके sir. ऊपर। अरे और एक्सपैंड No, करो। sir. ये सर। No, sir. अच्छा, नो सर। यस। तो एग्जाम्पल 7 देखो, खुद से कर सकते हो। 2 पॉइंट दिया है और बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides this line segment joining these two in the ratio these। पहले इंटरनली फिर हाँ सुनो, पहले नामकरण करना होगा आपको। इसको P सपोज किए, इसको सपोज Q किए, और ये जो पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, मानो वो पॉइंट R है, और उसी पॉइंट R का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। और बेटे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट R P Q को, पहले उसने P लिखा है बाद में Q लिखा है, P Q को 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मेरे पास समझ हो कि नहीं? Yes, हाँ, मतलब P के Yes, sir. तरफ yes, sir. P के तरफ 2 पार्ट और Q के तरफ 3 पार्ट। तो ऐसे mx2 प्लस nx1 करके करोगे, आगे खुद कर लोगे।